Good morning, students. Now, today we are here with agriculture. As in the last sessions, we have seen the economic planning. And in economic planning between 1950 to 1990, agriculture played a very important role. So, after going with economic planning, we have seen demographics, we have seen industries, we have seen foreign trade, we have seen agriculture, and some factors. But for an economy, the basic source of income is very much important, and then industry and the international relationships and trades. So during 1950 to 1990, if we need to understand the Indian economy, we need to understand the agriculture and the industries and the foreign trade which we have done. So today we are here with agriculture, features, problems and policies. So we will start with today's lecture. इसमें भी हम एक लेक्चर और लेंगे जो कि हम इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड पे लेंगे. तो हमारे ये टॉपिक 1990 तक की इकोनॉमी को हम समझ लेंगे फॉर द CBSE क्लास 12 and then we'll move on with another topics. So now here we will start with agriculture. अब एग्रीकल्चर क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है किसी इकोनॉमी के लिए, एंड वाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी. हम अपने आप को कृषि प्रधान देश कहते हैं और एक कृषि प्रधान देश के लिए एग्रीकल्चर को स्टडी करना ज़रूरी है. सो टुडे वी विल स्टडी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. अब देखते हैं क्या है एग्रीकल्चर, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट देखते हैं. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 51 to 17.4% ऑफ द GDP. क्यों 51 to 17.4% कहा गया? Previously in 1950 or 60s we were generating the revenue, the output which was given to Indian economy, that was around 51%, and later on it has been reduced to 17.4%. अब ऐसा क्यों हुआ? पहले we were mostly dependent on agriculture and primary sector. Later on we have started manufacturing and service sectors. tertiary sectors भी हमारे effective हुए और वो बढ़े, तो in proportion ये 17.4% हो गया. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो गया, इट हैज़ इंक्रीज्ड, हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हुआ है. सो जीडीपी में जो 17.4% का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज जस्ट फ्रॉम द वन सोर्स. सो दैट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ इकोनॉमी लाइक इंडिया. तो हमारा पहला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. देन सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स कौन से हुए? वो गुड्स जैसे मान लीजिए जो हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, wheat, rice, pulses, which are in the regular consumption of people. Oil, आप mustard oil use कर रहे हो. So these all things are coming from the agricultural products. तो ये हमारे क्या है? वेज गुड्स हैं. तो that is also contributed by agriculture. Now third point अगर हम देखें, it is also a very important source of employment. एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का. हमारी इकोनॉमी के आज भी 60% से 60% या अराउंड 50 to 60% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू आवर इकोनॉमी. देन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. भाई इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है? अगर मान लीजिए हमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है. देन दूसरी चीज़, जब हम एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं तो वी नीड सम ट्रैक्टर्स, वी नीड हार्वेस्टर्स, वी नीड मल्टीपल मशीनरीज विच आर रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर. तो इट ऑल्सो क्रिएट्स डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. और ये रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स. इफ आई एम कंज्यूमिंग अ chocolate, so naturally that chocolate will require a primary product. So that is most important thing. Now come to the next point, contribution to international trade and domestic trade. अब क्या है? If we are exporting thing, India is very much known for its exports of spices, for stones, and then for coffee, tea. ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है? दे आर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. ये एग्रीकल्चर से ही आ रही हैं. एंड देन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स टू आर डोमेस्टिक टेरिटरीज. हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल टेरिटरीज में भी इन चीज़ों को सेल कर रहे हैं. तो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड
डोमेस्टिक ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड को जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? वी गेट पेट्रोल, वी गेट डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हमारा एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करता है। देन सेकेंड लास्ट पॉइंट, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। भाई agricultural products has to be supplied to the entire economy and the globe, so naturally this output requires a transport facility। तो ये टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर को भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, so that is very much important from this point of view also। then lastly wealth of nation, अगर एक बहुत बड़ी population किसी भी employment से associated है, so naturally the wealth which is generated from that or even in form of final consumption or in form of raw material, it creates a lot of wealth for the economy। so these points tells us that to what extent agriculture is important, हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए डिमांड पैदा कर रहा है, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हमें नौकरियां दे रहा है, हमें ज़रूरी अनाज दे रहा है, हमारे जीडीपी हमारे आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री को इनकम दे रहा है और हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट कर रहा है। तो इन टोटल इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर द इकोनॉमी। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड नाउ वी विल लुक इनटू फीचर्स। हमारा जो एग्रीकल्चर के फीचर्स हैं वो कैसे हैं, किस तरीके का एग्रीकल्चर है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड देयर आर सम issues which we need to discuss। so agriculture will have some problems, कुछ problems हमारे agriculture में हमें देखने को मिलेंगी, देखते हैं कौन कौन सी हैं। now the first problem which we can see, that is low productivity as compared to western countries US and China, still we are producing less। so because of some mechanized farming and the technology, we are producing less amount of crops in terms of wheat, rice, जो basic wage goods हैं वो भी अभी हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो there are some reasons which we will be discussing। so पहली प्रॉब्लम क्या है, फीचर कह लें जो इंडिया की है, that is we are having a low productivity in ऐसा नहीं कि बहुत कम है, but in comparison to the developed countries we are producing less। second problem which comes with agriculture, that is disguised unemployment। disguised unemployment का मतलब क्या हुआ, employment का means कि we are getting the job or we are getting the work and we are earning from that। अब क्या हो रहा है, लोगों के पास ज़मीनें कम हैं and their families are big। तो हो क्या रहा है, जिस काम के लिए हमें 4 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर हो सकता है 6 लोग काम कर रहे हो। तो वो क्या कहलाती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स आउटपुट 4 लोगों के लिए ही है बट उस पर काम कितने लोग कर रहे हैं, 6 लोग कर रहे हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि फैमिली में डिपेंडेंट ज़्यादा है और एग्रीकल्चरल लैंड कम है इन कंपैरिजन टू दैट। देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। आज भी हमारे यहाँ का मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एरिया दैट डिपेंड्स ऑन नेचुरल रेनफॉल्स। हमारे जो कैनाल्स हैं they are there but they are not very much effective, so we still depend on rainfall। और 1990s तक तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि हम वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रेनफॉल। पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। देन फोर्थ पॉइंट, हमारे यहाँ का किसान क्या सोचता था आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जाके धीरे धीरे आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग चाहते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि सिर्फ हम सरवाइव कर लें, इतना अनाज पैदा किया जाए। तो उतना अनाज हमने पैदा किया और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करी। तो उसको हमने कभी भी कमर्शियल आउटपुट की तरह नहीं देखने की कोशिश करी कि हम कमर्शियल फार्मिंग्स करें। सो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। देन लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हमारे पास क्या था, एक प्रॉब्लम और थी कि वी डोंट हैव टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। हमारे पास मॉडर्न आउटपुट्स नहीं थे इतने ज़्यादा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास ज़मीनें थी, फैमिलीज़ बड़ी थी, छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीनें थी। तो अंग्रेज़ों के समय पे और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये प्रॉब्लम हुई थी कि लोगों ने
फैमिली बड़ी होती गई, ज़मीन टुकड़ों में होती गई, कुछ ने बेच दिया, कुछ ने खरीद लिया, तो किसी की एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा एक जगह पे, एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा दूसरी जगह पे, तो दोनों को बिना मिलाए बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता था। इस वजह से उस छोटे छोटे लैंड्स पर जो आउटपुट होता था उस पर खर्च ज़्यादा होते थे और इनकम उसके कंपैरिजन में कम हुआ करती थी। तो दोज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वेयर ऑल्सो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड दे वेयर ऑल्सो अ प्रॉब्लम। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी और हल का इस्तेमाल किया करते थे। ट्रैक्टर्स वेयर इम्पोज्ड वेरी लेटर, उसके पहले लोग इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड हुआ करते थे। तो दैट वाज द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी और हमारा जो एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट था वो दैट वाज डिसगाइज्ड, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, हम रेनफॉल्स पे डिपेंड थे, हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, जितनी ज़रूरत हमारे परिवार को है सिर्फ उतना अनाज पैदा कर रहे थे। देन वी डिडंट हैव द मॉडर्न इनपुट्स एंड द लैंड साइज वाज वेरी स्मॉल एंड देयर वेर स्कैटर्ड। और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़, हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। तो दैट वाज द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नो आफ्टर द फीचर्स, अब उन फीचर्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे अराइज हुई, वी नीड टू लुक इनटू दोज थिंग्स। इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हुई। अब पहली चीज़ देखते हैं, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। हमारे यहाँ पे क्या था, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था। मतलब हमारे पास अगर हम कहें वाटर रिसोर्सेज की बात करें, सो दैट वाज नॉट अवेलेबल। हमारे यहाँ के कैनाल्स काम नहीं करते थे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उस परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन ना होने की वजह से अगर वो उस सप्लाई में, नेचुरल सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हुई, तो दैट टोटली रिफ्लेक्ट्स दैट पुट अ इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द फूड ग्रेन्स। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस वाज देयर, हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं थी, विच वेयर लेटर ऑन स्टार्टेड इन द इकोनॉमिक प्लानिंग। लोग ज़्यादातर गांव के महाजन और वहाँ के जो लोग हुआ करते थे उनसे जो आपके अनऑर्गेनाइज क्रेडिट फैसिलिटीज़ थी, जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा कि मुनीम के पास हमारा बैल गिरवी है तो वो क्या था, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस था हमारे रूरल एरियाज़ में, जिसकी वजह से लोगों को फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती थी। देन कन्वेंशनल आउटलुक, हम मॉडर्न आउटलुक या कह लीजिए कमर्शियल फार्मिंग्स के बारे में नहीं सोचा करते थे। हम सिर्फ अपने पुराने तरीक़ों से फसलें पैदा कर रहे थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें कंज्यूम करने के लिए पैदा कर रहे थे, और कुछ चीज़ें बेचने के लिए थोड़ी बहुत जो हमें ज़रूरतों के सामान खरीदने होते थे। जैसे अगर मैं वीट कल्टिवेट कर रहा हूँ एंड आई नीड सम राइस, तो मैं सिर्फ उतना ही वीट ज़्यादा पैदा करूँगा जितने में मैं राइस खरीद सकूँ। तो दैट वाज अ कन्वेंशनल आउटलुक विथ सम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज विच वेर यूज्ड। देन फोर्थ पॉइंट, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स, जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि फीचर में तो था ही, प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास ज़मीनें छोटी छोटी थी। होता क्या है, जनरली जब हम कोई ज़मीन खरीदते हैं फॉर फार्मिंग, तो हमने खरीदी, देन वी गॉट अनदर लैंड, अ पीस ऑफ लैंड एट सम अदर लोकेशन, तो वहाँ पर भी हमने खरीदी। तो अब क्या हुआ, छोटे छोटे दो टुकड़े अलग अलग जगहों पे हो गए। अब अगर वो एक जगह पे हो तो हम ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, हमारा इनपुट एज कंपेयरेबल टू टू साइट्स विल बी लेस एट वन लोकेशन। तो ये स्मॉल और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती थी। देन फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस, यानी एग्रेरियन रिलेशंस क्या थे, जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स के बीच में थे। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद पूरी तरीके से लैंडलॉर्ड सिस्टम ख़त्म हो गया, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, बट बहुत सारे लोग थे जिनके पास ज़मीनें काफ़ी थीं और वो काम नहीं करना चाहते थे, तो वो लोगों से काम करवाते थे, उन्हें ज़मीनें दे दिया करते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, वो पूरी कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर सकें। So that was also a problem, and that is exploitative agrarian relation between the worker and the landlord. Last point अगर देखें तो that is lack of organized marketing system. हमारे पास कोई भी, हमारे फार्मर के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि हम एक
ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग के आउटपुट को सेल कर सकें। वी डोंट हैव प्रॉपर मार्केट्स। आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट हैव मार्केटिंग सिस्टम्स, सो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। तो क्या हुआ, हमारे पास इरिगेशन के मेथड्स नहीं थे। फिर से एक बार देखते हैं, फिनेंस की फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम लोकल फाइनेंस पर डिपेंड थे, वो एक्सप्लॉयटेटिव था। हम कन्वेंशनल आउटलुक पे चल रहे थे, जितना ज़रूरत है उतना अनाज पैदा करो, कमर्शियल ना करो अपने फार्मिंग को। ज़मीनें को साइज़ छोटे थे, दे वेर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, landlords were not cooperative, and the marketing system, our products were not marketed, even though we have good quality products, but they were not properly marketed। उनको सही तरीके से मार्केट में फ्लोट करने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। So these were the problems. Now the reforms which were done to overcome these problems, तो हमने क्या किया, कई तरीके के रिफॉर्म्स किए। वो रिफॉर्म्स आप देख सकते हो, दे आर रिटन इन रेड। कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं देखते हैं उनको। फर्स्ट वी कैन सी एग्रेरियन रिफॉर्म्स। इसमें सबसे पहला क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म्स हमारे। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है, वो रिफॉर्म्स जो कि हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ा सके, मीन्स द प्रोसेस और द टेक्नोलॉजी विच वाज यूज्ड दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। तो सबसे पहला हमने क्या किया, यूजेस ऑफ HVY सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिनसे कि आउटपुट ज़्यादा हो, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हो, हाइब्रिड सीड्स हो जो कि आउटपुट ज़्यादा दें। सो दैट वाज आल्सो द मेजर, फर्स्ट मेजर विच वाज टेकन इन टेक्निकल रिफॉर्म्स। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसे फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया गया जिससे कि आउटपुट बढ़े, हमारी जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। सो वी हैव यूज्ड फर्टिलाइज़र्स। इंडिया में कौन सी कंपनी फर्टिलाइज़र बनाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी एट लार्ज, इफ़को, दे प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स। देन इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर यूज्ड, बहुत सारी फसलें इसलिए ख़राब हो जाती थी, उसमें कीड़े लग जाते थे। So pest control and insecticides and pesticides were used, so the output should be properly managed और वो infected ना हो चीज़ों से। Then last, scientific and mechanized farming भी शुरू करी गई, बहुत सारे instruments, बहुत सारी machineries, because we are agricultural based economy, तो हमारे लिए इन मैकेनाइज्ड चीज़ों को इस्तेमाल करना ज़रूरी था। तो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इस तरीके की चीज़ों एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुई थ्रू टेक्निकल रिफॉर्म, सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बिकॉज लो प्रोडक्टिविटी वॉज आर प्रॉब्लम। नाउ सम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वेयर डन। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जब हम सिस्टम को चेंज करते हैं, मीन्स द काइंड ऑफ पॉलिसीज विच वेयर गोइंग ऑन दे हैव बीन चेंज्ड। तो क्या हुआ, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सबसे पहला पॉइंट। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब क्या हुआ, यानी अब जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब जिसके पास जो ज़मीन है वो उसका मालिक है, वो सरकार को लगान पे करता है या टैक्स पे करता है। तो दैट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जिससे फार्मर्स अपने आउटपुट को खुद एक्सपीरियंस कर सकें। देन रेगुलेशन ऑफ रेंट, बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन पे काम नहीं करते थे, दूसरों को दे देते थे, दे चार्ज रेंट ऑन इट, तो वो ज़्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से किसान को, फार्मर्स को प्रॉब्लम होती थी। तो क्या किया गया, दैट हैज़ बीन रेगुलेटेड। उसको कैसे रेगुलेट किया गया, कोशिश करी गई कि जो भी रेंट होगा दैट शुड नॉट बी 1/3, मोर देन 1/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ द लैंड। यानी उस लैंड से अगर कोई भी चीज़ 10,000 रुपये की चीज़ का आउटपुट हो रहा है, तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है 2,500-3,000 रुपये, इससे ज़्यादा रेंट उसका आप नहीं रख सकते, सो दैट बोथ द पार्टीज कैन एक्सपीरियंस द बेनिफिट ऑफ द क्रॉप। देन द थर्ड पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। हमने आपसे कहा भी लास्ट में हमने प्रॉब्लम पड़ी कि स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स है हमारी थी, बहुत टुकड़ों में थी। तो सरकार ने क्या किया कि उनको कंसोलिडेट किया, एक जगह पे किया। जैसे मान लीजिए मेरे कुछ पीस ऑफ लैंड किसी और की ज़मीन के पास है और उसके कुछ पीस ऑफ लैंड मेरी ज़मीन के पास है, तो उस सरकार ने क्या किया कि उसको मेरी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया और मुझको उसकी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। तो अब क्या हुआ, मेरी सारी ज़मीन एक जगह पे हो गई। नाउ आई विल
पुट माई इनपुट्स एट दैट वन पीस ऑफ लैंड विच इज़ लार्ज इन साइज, तो मेरा इनपुट कम होगा और आउटपुट ज़्यादा होगा, एंड आई कैन थिंक फॉर कमर्शियल फार्मिंग से। सो दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसको हम और क्या कहते हैं, चकबंदी कहा जाता है इसको हिंदी में। तो कंसोलिडेशन मीन्स चकबंदी। देन सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्ड्स। आज़ादी के पहले ज़मींदारों के पास बहुत ज़मीनें हुआ करती थी, तो जब इंटरमीडियरीज ख़त्म करी गई, टेक्निकल चेंजेस हुए, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए, तो लैंड सीलिंग कर दी गई, यानी आप एक ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन एक आदमी नहीं रख सकता है, और वो बाकी ज़मीनें जो लोग उस पर काम कर रहे थे उनमें वो बांटी गई, बट दैट टू विद प्रॉपर प्रोविजंस। उसके लिए भी आपके लीज हुए, पट्टे करे गए, लगान चार्ज किया गया उन ज़मीनों पर, एंड दे हैव बीन गिवन टू द टिलर्स। देन कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, देयर आर सम सोसाइटीज़ विच आर फॉर्म्ड, कुछ सोसाइटीज़ भी फॉर्म करी गई। अब ये सोसाइटीज़ क्या करती थी, दी सोसाइटीज़ used to purchase the output of most of the farmers। जैसे मान लीजिए मैं कम अनाज पैदा कर रहा हूँ, आई हैव लेस आउटपुट, तो मेरी बार्गेनिंग पावर मार्केट में नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी जगह बनाई, एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि सारे छोटे छोटे फार्मर्स के प्रोड्यूस को खरीद लेती है और एक बल्क आउटपुट क्रिएट करती है, एंड नाउ दे कैन बार्गेन इन द मार्केट कि हम आपको इतना सारा आउटपुट सप्लाई कर सकते हैं। सो दिस कोऑपरेटिव फार्मिंग इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर, यानी बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, एंड नाउ दे आर हैविंग अ बल्क आउटपुट। अब उसको वो जब बेचेंगे तो दे कैन चार्ज बेटर प्राइसेस, सो दैट्स वाई दिस थिंग इज रिक्वायर्ड। देर आर सम जनरल रिफॉर्म्स विच वर ऑल्सो डन। फर्स्ट जनरल रिफॉर्म्स को देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, कैनाल्स को इम्प्रूव किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, ताकि वो, क्योंकि हमने कहा लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न क्या है, वी वर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल्स, तो अपने कैनाल्स को और नहरों को हमने अच्छा करने की कोशिश करी जिससे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़े। देन प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चरल फ्रेंड्स, इसमें आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन और आई जिसे हम कहते हैं नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस नाबार्ड ने क्या किया, इसने एग्रीकल्चरल क्रेडिट पर बहुत सारा काम किया और लोगों को, किसानों को, ताकि फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, वो गांव के ट्रेडिशनल महाजनों पे डिपेंड ना हो, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना किए जाए। सो दिस प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, आज की डेट में 90,000 से ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं at different branch locations and offices for the, बहुत सारे ग्रामीण बैंक भी बनाए गए, रूरल बैंक्स बनाए गए, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, बट टिल 1990s दिस प्रोविजन फॉर क्रेडिट हैज स्टार्टेड, इंस्टीट्यूशनली ये चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो गई। देन रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब रेगुलेटेड मार्केट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के प्राइसेस को लेकर दे हैव क्रिएटेड सम एसोसिएशंस, कि वो एसोसिएशंस क्या करती थी, उनके आउटपुट को खरीदती थी और उसे सही दामों में बेचती थी, तो छोटे छोटे फार्मर्स भी उसका बेनिफिट ले पाते थे। मार्केट्स में रेगुलेटेड, प्राइसेस को रेगुलेट किया गया। लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़, इसमें एक टर्म आया जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, यानी सरकार कहती थी कि मान लीजिए आप शुगर केन है, तो शुगर केन के प्राइसेस मान लीजिए 1500 रुपीज़ क्विंटल सरकार ने तय कर दिए, तो अब वो मार्केट में उससे कम में नहीं बिकेगा। वीट के दाम कर दिए, पल्सेस के दाम सरकार ने तय किए कि इससे कम नहीं मिलेगा, अगर इससे कम होता है तो सरकार उनको वो चीज़ें रीपे करती थी एज अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी। सो दीज वेयर द agrarian reforms which took place, जिसने कि हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट को काफ़ी इंक्रीज किया और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाया। तो क्या थे टेक्निकल रिफॉर्म्स, जहाँ पे हमने सीड्स को यूज़ किया,
केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना शुरू किया ताकि हमारा आउटपुट बढ़े, तो हम टेक्निकली साउंड होने की तरफ बढ़े। देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एक्सप्लॉयटेटिव ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया गया, रेंट्स को रेगुलेट किया गया ताकि लोगों को जायज़ रेंट पे करें, ज़मीनों को कंसोलिडेट किया गया ताकि एक जगह पे ज़्यादा फार्मिंग हो सके, फिर लेस आउटपुट। कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू करी गई ताकि छोटे छोटे किसान भी बार्गेन कर सकें। देन इन जनरल रिफॉर्म्स हमने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ाने की कोशिश करी, मार्केट्स को रेगुलेट किया ताकि फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि दे वर वेरी वीक एंड द प्राइसेस वेयर रेगुलेटेड। सो दीज वेर सम एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो कि हुए उस दौरान, एंड दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। अब इन एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, क्या बेनिफिट्स हुए हमको उसके, सो वी कैन लुक इनटू दैट आल्सो। अब इनकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में एक चीज़ आई जो कि थी ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी हम अभी तक क्या थे, दूसरे देशों पे डिपेंड थे, हमें गेहूं तक खरीदना पड़ा आज़ादी के बाद अमेरिका से काफ़ी समय तक, और दैट टू वाज ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, और हम डिपेंड थे बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे। इन स्टेप्स की वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ और हमने अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो अब देखते हैं इस ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे यहाँ पे क्या क्या हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे यहाँ पे क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ तो क्या दिख रही है हमें, स्पर्ट इन क्रॉप एक्टिव प्रोडक्टिविटी, एक बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला हमारे आउटपुट में। हमारा जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी दैट हैज़ इंक्रीज्ड। हम जो भी चीज़ें आउटपुट कर रहे थे, हमारे इकोनॉमिक आउटपुट में हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था दैट हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, कहा जाता है 1951 में वी वर प्रोड्यूसिंग 660 केजी, 660 केजी पर हेक्टेयर हम पैदा कर रहे थे, और इनकी वजह से वो बढ़ते बढ़ते आज 2014 और 15-16 में दैट हैज़ रीच टू अराउंड 3500 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो इट हैज़ इंक्रीज्ड। देन सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज क्या होता है कि हम एक हेक्टेयर ऑफ लैंड पर कितना आउटपुट पैदा करते हैं। सपोज एक हेक्टेयर पे हम 1000 केजी या 500 केजी वीट कल्टिवेट करते हैं, तो दैट विल बी आउटपुट ऑफ दैट एकड़, दैट हेक्टेयर। इट इज़ अ मेजर ऑफ लैंड। इस मेजर ऑफ लैंड को हमने एकरेज में जब देखा तो सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज मीन्स अब उस ज़मीन से हम ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा आउटपुट ले पा रहे थे। तो एकरेज क्या बताता है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे आउटपुट कितना है हमारा। तो देयर वाज अ सब्सटेंशियल राइज सीन इन एकरेज आउटपुट। हमारा हर हेक्टेयर पे आउटपुट जो था वो बढ़ने लगा। नाउ द फार्मर ऑल्सो शिफ्टेड टूवर्ड्स कमर्शियल फार्मिंग। अभी तक हम सबसिस्टेंस फार्मिंग पे थे, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू कमर्शियल फार्मिंग। अब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में और स्टैंडर्ड क्रॉप्स के बारे में भी सोचने लगे। फार्मर्स का आउटलुक बढ़ा, वो उन क्रॉप्स में भी इंडल्ज होने लगे जो कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए थी। सो दीज वेर द पॉइंट्स। और लास्ट नाउ वी हैव मूव टूवर्ड्स अ स्टेप फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। अब हमें दुनिया के और मुल्कों से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत कम होने लगी हमारी धीरे धीरे। नाउ वी आर गेटिंग सेल्फ सफिशिएंट। तो इन रिफॉर्म्स की वजह से हमें क्या मिला, वी हैव सीन ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। हम फूड डिपेंडेंट हो गए अपने ऊपर। वी वर इंडिपेंडेंट फॉर फूड ग्रेन्स। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारे ज़मीनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारे यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग शुरू हुई। देन द फार्मर्स हैव चेंज देयर आउटलुक, नाउ दे वांट टू enter into as an entrepreneur, and now they are also self sufficient. So economy move ahead a step towards the self sufficient economy, और हम एक्सपोर्ट्स में भी इस चीज़ को बढ़ा सकते थे। सो दिस वाज द सीन फॉर एग्रीकल्चरल आउटपुट, जो कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड था।
at this level. There were some problems also, कुछ चीज़ें हम achieve नहीं कर पाए, but that will be discussed later. So this was the state till now, and now the next topic, last topic till 1950 to 1990, we will be taking next strategy of industrial growth and foreign trade, क्योंकि इन्हें भी जानना ज़रूरी है कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ में क्या किया उन 40 सालों में और हमारे फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ. So in the next session we will be looking into strategy of industrial growth and foreign trade. Please contact for your doubts. Till then, thank you for watching Arthanal. Thank you.